आपको बता दूं कि जिन सुविधाओं का आनंद लेने के लिए भारतीय थाईलैंड या बैंकॉक में बहुत पैसा खर्च करते हैं, वही सारी सुविधाएं नेपाल में कम बजट वाले लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। दिल्ली से नेपाल तक का सफर, इस यात्रा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन इस वीडियो में आपके साथ साझा किया है। आप इसका भरपूर आनंद लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं एक खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आज मैं आपको एक खूबसूरत सफर पर लेकर जा रहा हूं, नेपाल के पोखरा शहर में। मैं और मेरे दोस्त दिल्ली से पहले आजमगढ़ पहुंचे, जहां मेरा दोस्त सुजीत का घर है। आजमगढ़ दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से हमने ये सफर 10 से 11 घंटे में पूरा किया और अगले दिन हम नेपाल के लिए निकल गए। हम यूपी के गोरखपुर के सनौली बॉर्डर पर पहुंचे, जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप अपने निजी वाहन यानी अपनी पर्सनल व्हीकल से नेपाल में जाते हैं तो आपको वहां पर क्या क्या प्रोसेस करना होगा, यानी क्या क्या प्रक्रिया आपको वहां पर अपनानी होगी। सबसे पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर हमारी आईडी चेक की जाएगी, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी और कोई अन्य दस्तावेज जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो वो दिखाकर प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो वहां कार की डिक्की भी चेक की जाएगी और साथ ही आपका सामान भी चेक किया जा सकता है। इसके बाद जब हम नेपाल में प्रवेश करेंगे तो हमें एक टैक्स परमिट बनवाना होगा, जिसे भन्सार कहा जाता है। जब मैं पिछली बार यानी 2023 में नेपाल घूमने के लिए आया था तो वहां पर केवल भन्सार ही दिया जाता था, यानी भन्सार का ही हमें पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब नेपाल में आप अपनी कार से घूमने के लिए आपको भन्सार के साथ साथ आरटीओ टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी भन्सार की अगर हम कीमत की बात करें तो 600 रुपया नेपाली पैसा बनता है एक दिन का, और वहीं अगर हम आरटीओ टैक्स की बात करें तो 500 रुपया नेपाली पैसा बनता है एक दिन का। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 1100 रुपए नेपाली पैसा में आपको वहां पर एक दिन के लिए आपकी गाड़ी का परमिट दिया जाएगा। हमें आरटीओ टैक्स की जानकारी नहीं थी। बाद में हमने आरटीओ टैक्स का कागज बनवाकर आरटीओ टैक्स भी जमा कर दिया। हमने 4 दिन का परमिट लिया, जिसकी कीमत हमें 4400 रुपए नेपाली करेंसी पड़ी। भारतीय करेंसी की अगर हम बात करें तो ये हमें एक दिन का 690 रुपए पड़ता है। यानी नेपाल में आपको अपनी कार से घूमने के लिए एक दिन का 690 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। पिछली बार मैं अपने परिवार के साथ जनकपुर बॉर्डर से नेपाल आया था और मैंने सिर्फ 3 दिन का परमिट लिया था, वो भी मात्र 600 रुपए नेपाली करेंसी में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रूल बदल चुका है। अब आपको भन्सार के साथ साथ आरटीओ टैक्स भी देना पड़ेगा, तभी आप अपनी कार को नेपाल में चला पाएंगे। रास्ते में कई जगह पर आपने जो भन्सार बनवाया है और जो आरटीओ टैक्स दिया है उसे चेक किया जाएगा। और अगर आपने परमिट कम दिन का लिया है और दिन ज्यादा हो गए हैं तो आपको पर डे के हिसाब से भन्सार का प्राइस और आरटीओ टैक्स के अलावा फाइन भी देना पड़ेगा। मेरी सलाह यही होगी कि अगर आप वहां 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का परमिट आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश आप कहीं फंस जाते हैं या लेट हो जाते हैं तो आपको भन्सार के साथ साथ फाइन भी देना पड़ेगा। हर बॉर्डर पर भारी भीड़ और दुकानें आपको मिल सकती हैं और बॉर्डर के जो हालात हैं, यानी बॉर्डर के जो सड़क के हालात हैं, वो भी आपको 4 से 5 किलोमीटर दूर तक खराब दिखाई दे सकती हैं। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता
कि सरकार के पास कोई फंड नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई अपराधी जल्दी से बॉर्डर से एक जगह से दूसरी जगह भाग ना पाए। सनौली बॉर्डर पर भंसार बनवाने के लिए हो सकता है आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर भंसार ब्रोकर्स के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसमें वहां के लोग शामिल होते हैं और आम जनता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करती है। जब आप शोर मचाएंगे या वीडियो बनाना शुरू करेंगे तभी आपका काम होगा, वरना बस खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करो। हमने शोर मचाना शुरू कर दिया क्योंकि हमें पता था कि वहां पर शांति से काम नहीं होने वाला। हमें यहां खड़े हुए लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुका था और पीछे आए लोग हमारे सामने अपना भंसार बनवा कर ले जा रहे थे। बस फिर क्या था, हमने हंगामा करना शुरू कर दिया और अब हमारा भी भंसार बनना शुरू हो गया। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आप भंसार के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको नेपाली रुपया ही देना होगा, यानी आपको सबसे पहले इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करवाकर उसे नेपाली पैसे में कन्वर्ट करना होगा। अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। यहां पर आपको कई जगह पर करेंसी एक्सचेंज काउंटर दिख जाएंगे। अगर आप उनको भारतीय करेंसी में 1000 रुपए देते हैं तो वह आपको 1600 रुपए नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करने के बाद वापस करेंगे। अब हम बॉर्डर से थोड़ा आगे की ओर बढ़े क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई थी। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि शाम 8 बजे से भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है उसे बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल या फिर नेपाल से भारत नहीं आ जा सकता। यहाँ पर अगर हम होटल के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 600 रुपया नेपाली से लेकर 5000 तक नेपाली रुपया में आपको आसानी से रूम मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ रात गुजारना चाहते हैं तो आप नेपाली करेंसी में 1000 रुपए में एक अच्छा कमरा ले सकते हैं, जो कि आपका फुल्ली एसी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप दिव्य द्रव पीने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको वो सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर आपको हर एक दुकान पर, हर एक होटल में आपको ये आसानी से मिल जाता है। आपको बता दूं कि जिन सुविधाओं का आनंद लेने के लिए भारतीय थाईलैंड या बैंकॉक में बहुत पैसा खर्च करते हैं, वही सारी सुविधाएं नेपाल में कम बजट वाले लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। हालांकि मेरा उद्देश्य आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचाना नहीं है, लेकिन मुझे लगा जो मैंने वहां पर देखा उसे मैं आपके साथ साझा करूं। जिस दिन हम नेपाल पहुंचे उस दिन नेपाल में नया साल मनाया जा रहा था। दरअसल नेपाल कुछ साल पहले एक घोषित हिंदू राष्ट्र था, इसलिए वहां सभी सरकारी कार्य या धार्मिक कार्य विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ही होता है। हालांकि हम भारतीयों के भी सभी धार्मिक त्योहार इसी कैलेंडर के अनुसार ही तय किए जाते हैं। आज यहाँ ज्यादातर लोग लाल कपड़ों में नजर आ रहे हैं। लगभग सभी मंदिरों में काफी भीड़ आपको दिखाई दे सकती है। आगे जाने पर हमें रास्ते में एक पुल दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हालांकि नेपाल में ऐसे पुल होना आम बात है। यहां हमने अपनी गाड़ी रोकी और बहुत सारी वीडियो और फोटोग्राफ यहां पर खिंचवाई। यह पुल गंडक नदी पर बना था, जहां से भगवान शिव का एक मंदिर था जो भगवान श्री केदारनाथ जी को समर्पित है। गंडक नदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वह नदी है जिस नदी में शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। अब हम पोखरा शहर पहुंच चुके थे। यह जगह पहाड़ों के ऊपर एक समतल जगह पर बसा हुआ है। ये काफी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। हम आगे पोखरा के माउंटेन कैफे पर पहुंचे, जहां सड़क बहुत ही संकरी थी और बहुत खतरनाक भी। यहाँ का ट्रेवल हमने अपनी पर्सनल गाड़ी से ही किया। यहाँ से आपको ग्रेटर हिमालय का पूरा नजारा देखने को मिलता है और साथ ही आप ऊपर से पोखरा शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ के लोग आपको होटल में जो खाना देते हैं वह बहुत ही सादा होता है।
ज्यादातर वो आपको चावल देते हैं, दाल देते हैं और रोटियां बहुत ही कम बनाते हैं क्योंकि नेपाली लोग रोटियां कम खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटकों का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसा कि हम इंडिया से नेपाल आए हैं तो यहाँ की जो पुलिस है वो आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा यहाँ तैनात रहती है ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर यहाँ आपसे यानी पर्यटकों से कोई भी बदतमीजी करता है तो उसे यहाँ पर 1 महीने तक की जेल का प्रावधान है। इसीलिए नेपाल एक सुरक्षित देश है जहां आप फ्री होकर अपनी फैमिली के साथ कभी भी और कहीं भी घूम सकते हैं। इसीलिए नेपाल में पर्यटकों के साथ बदतमीजी की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं। कहने के लिए नेपाल सस्ता देश है, पर यहाँ चीजें उतनी ही महंगी हैं क्योंकि लगभग सारा सामान इंडिया से और अन्य देशों से मंगवाया जाता है। उस पर यहाँ की सरकार तमाम तरह के टैक्स लगाती है जिससे महंगाई और भी बढ़ जाती है। हाई टैक्स और बेरोजगारी के चलते यहाँ हर एक घर से कम एक व्यक्ति भारत या दुनिया के अन्य किसी देश में काम करने के लिए जाता है। काठमांडू यहाँ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने यहाँ से वापस जाने का फैसला किया क्योंकि हमारी गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी। जब हमने अपनी कार को माउंटेन के खड़ी चढ़ाई पर चढ़ाने की कोशिश की थी उस समय हमारी कार काफी ज्यादा हीट हो गई थी और हमारी कार के इंजन में कुछ आवाज आने लगी, जिससे हमने अपना इरादा बदल दिया। हम काठमांडू ना जाकर के हमने वापस दिल्ली आने का विकल्प चुना और अगले दिन हमने पोखरा सिटी को एक्सप्लोर किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। इसी के साथ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप पेट्रोल गाड़ी को लेकर के किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, खासकर नेपाल जैसी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल खड़ी या संकरी चढ़ाई देखने को मिलती है तो वहां पर अपनी पर्सनल कार लेकर कभी भी ना जाएं। वहां पर आपको वहां की लोकल कार ही बुक करनी चाहिए क्योंकि उनकी जो कार है वो डीजल कार होती है और वहां के लोगों को वहां की सड़क का काफी ज्यादा अंदाजा होता है। दुर्घटना से बचने के लिए आपको अपनी कार को ज्यादा खड़ी चढ़ाई पर नहीं ले जाना चाहिए। जो गलती हमसे हुई वो गलती हम नहीं चाहते कि हमारा कोई और भाई या फिर बहन करे। अगर आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।